सोचो तुम्हारा ड्रीम करियर तुम्हें मिल गया है। पूरी कामयाबी तुम्हारे कदम चूम रही है और लोग तुमसे तुम्हारी सक्सेस टिप्स को जानना चाहते हैं कि आखिर इतने कम समय में ये सारी चीजें बदल कैसे गई। कुछ ऐसा ही होता है समीर के साथ, जो एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन एक दिन अचानक वो मिलता है अपने सबसे फेवरेट आइकॉन स्टैंड अप कॉमेडियन जेसी व्हीलर से, जिसकी दी गई टिप्स से समीर का करियर निखर जाता है। लेकिन क्या उसका करियर का निखरना सिर्फ और सिर्फ जेसी व्हीलर की ब्लेसिंग्स थी या फिर एक काला सच? दोस्तों, प्रेजेंट करने वाले हैं हम आपके सामने द ट्विलाइट जोन नाम की एक एंथोलॉजी सीरीज को, जिसके पहले एपिसोड का नाम है द कॉमेडियन। अगर ये सीरीज और इसका डार्क ड्रामा आपको पसंद आएगा तो हम इसके बाकी एपिसोड्स भी लेके आएंगे। कहानी की शुरुआत होती है हमें एडिस नाम के एक क्लब को दिखाते हुए। इस क्लब में हर स्टैंड अप कॉमेडियन जो स्ट्रगल करता था आकर अपने एक्ट्स को आजमाता था। शायद लोगों की रीच मिल जाए, शायद फॉलोअर मिल जाए और कुछ अच्छे शो मिल जाए। तो इन्हीं में से एक था समीर। समीर की कॉमेडी का स्टाइल था रियल लाइफ सटायर, यानी अमेरिका में होने वाली गंदी पॉलिटिक्स, गन अटैक्स, स्कूल में अच्छी पढ़ाई, इन सब चीजों को लेकर वो अपने एक्ट्स करता था जो उसे काफी फनी लगते थे, लेकिन लोगों को फनी नहीं लगते थे। क्योंकि दिन भर की थकान और ऑफिस के बाद जब लोग इस क्लब में आते थे और 2 पैक पीते थे, उसके बाद उन्हें दुनिया की सच्चाई नहीं जाननी थी, उन्हें जानना था रियल ह्यूमर, जिसे वो इंजॉय कर सके और अपने दिन भर की गंदी लाइफ को भूल सके। लेकिन हर जुनूनी इंसान की तरह समीर को ये लगता था कि उसकी कॉमेडी की ही तो दुनिया की जरूरत है, उसकी कॉमेडी से ही दुनिया बदलेगी और लोगों को समझ में आएगा कि हम जिन चीजों पे हंस रहे हैं एक्चुअल में वो चीजें बुरी हैं। लेकिन लोगों के ख्याल ऐसे नहीं थे। यही कारण था कि समीर के शोज लगातार फ्लॉप हो रहे थे। उसके शोज में ना ऑडियंस रहती थी और ना ऑडियंस का अटेंशन। बची खुची ऑडियंस भी दोस्तों से बात करने में और अपने फोन को स्क्रॉल करने में बिजी रहती थी। यानी समीर के शोज टोटली बेकार जा रहे थे। इस बात को समीर को एहसास था, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं था। इस बात को उसकी फ्रेंड डीडी भी उसे समझाती है। डीडी भी एक आर्टिस्ट थी, लेकिन इन स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के कंपैरिजन में उसका करियर थोड़ा अच्छा चल रहा था। इंस्टाग्राम में 50,000 उसके फॉलोअर्स भी थे। तो एक तरीके से इन स्ट्रगलिंग स्टार्स की कार्तिक आर्यन थी वो। डीडी समीर की बहुत अच्छी दोस्त थी और एक कॉम्पिटिटर के बजाय एक दोस्त की तरह वो उसे सलाह देती है कि अगर कुछ काम नहीं चल रहा है तो वो कोशिश करे कि थोड़ी बहुत कुछ कॉमेडीज अलग तरीके से करके देखे। डीडी उसे अपने कुछ नोट्स भी देती थी कि ले देख, मेरे नोट्स देखकर कम से कम कॉमेडीज कर ले। लेकिन समीर ठहरा खुददार इंसान, तो उसकी खुददारी को खोदने के बजाय डीडी चली जाती है अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करने। यहाँ पर समीर अपनी सस्ती दारू को पीकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहा था कि बाजू में बैठा हुआ एक अदर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, जो समीर से थोड़ा बेहतर तो परफॉर्म करता था, वो समीर का मजाक उड़ाने लगता है। मजाक वो काफी अच्छे और ह्यूमरस तरीके से उड़ा रहा था, जिसे सुनकर हमें तो मजा आता है, लेकिन समीर को काफी बुरा लग रहा था। खैर, समीर नोटिस नहीं करता कि उसके बाजू में एक अनजान इंसान बैठा हुआ है। ये अनजान इंसान कोई और नहीं, उस इंडस्ट्री का सबसे मशहूर कॉमेडियन जेसी व्हीलर था, जिसके कॉमिक्स के पीछे खुद समीर भी पागल था। अब अपने फेवरेट आइकॉन को अपने बाजू में देखकर समीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अनाप शनाप बातें कर रहा था, फालतू के क्वेश्चंस कर रहा था, लेकिन उसे ध्यान आता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही उसकी कॉमेडी को समझ सकता है। तो समीर उससे अपनी प्रॉब्लम को बताने लगता है। पर समीर यहाँ पर यह भी पूछता है कि जब जेसी व्हीलर के पास दुनिया की सारी शोहरत थी, सब कुछ था उसके पास, तो अचानक उसने सब कुछ छोड़ क्यों दिया? जिस पर जेसी व्हीलर कहता है, सब कुछ था इसलिए तो सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं थी। खैर, वो समीर को एक टिप देता है। वो समीर को समझाता है कि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उसकी कॉमेडी से दुनिया को कितना बदलाव आने वाला है। लोगों को मतलब है सामने खड़े इंसान की पर्सनैलिटी से। तो समीर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करे, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करे, कुछ ऐसी बात बताए जिससे लोग रिलेट कर पाए, जिससे लोगों को लगे कि समीर उनमें से ही एक है। अब जेसी व्हीलर समीर से एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि आखिर उसे कॉमेडी करनी क्यों है। तो
तो समीर का कहना था क्योंकि उसे ये पसंद है, उसे एज अ करियर एक कॉमेडियन बनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो इस करियर के लिए काफ़ी सीरियस है। जिस पर जेसी व्हीलर एक क्रीपी क्वेश्चन समीर से पूछता है। वो समीर से पूछता है कि क्या इस करियर को बनाने के लिए वो अपना सब कुछ खोने को तैयार है। इस पर समीर हाँ कर देता है और फिर जेसी व्हीलर और वो एक एग्जाम टकराते हैं। समीर का नाम अनाउंस होता है, यानी उसके अगले सेट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। समीर स्टेज पे जाता है और फिर से अपना गन अटैक वाला कॉमेडी शुरू करता है, लेकिन एज यूजुअल लोगों को कोई मजा नहीं आ रहा था समीर और इस अमेरिका में चल रहे गन अटैक्स के बारे में सुनने में। समीर भांप लेता है कि अब वक्त बदलने का आ चुका है, तो वो अचानक से एक सेंटेंस कहता है। वो ऑडियंस से कहता है, आप सभी का फेस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जब मेरा कुत्ता पॉटी करता है। और ये सुनते ही ऑडियंस हंसने लगती है। तो समीर अब अपने कुत्ते के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करने लगता है और ऑडियंस का हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। यानी समीर समझ गया था कि जेसी व्हीलर सही कह रहा था। लोगों को उसकी पर्सनल लाइफ जाननी है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इससे रिलेट करना है। और आज अपने कुत्ते की कॉमेडी करके समीर को काफी अच्छा फील हो रहा था। पहली बार उसे ऑडियंस का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था। तो वो अपने घर जाता है और अपने घर जाते ही अपने कुत्ते को बुलाने लगता है, लेकिन उसका कुत्ता, जिसका नाम उसने बिल्ली रखा था, वो नहीं आता। समीर को लगता है कि उसकी बीवी ने गलती से दरवाजा खुला रख लिया होगा और कुत्ता कहीं भाग गया है। तो अपनी वाइफ को ये बात पूछता है, लेकिन उसकी वाइफ रीना का कहना था उनके पास कभी कोई कुत्ता था ही नहीं, और अगर वो कुत्ता रखेंगे भी तो उसका नाम बिल्ली क्यों रखेंगे। समीर बात से काफी हैरान था। वो अपना पूरा फोन स्क्रॉल कर लेता है, लेकिन उसके फोन में उसकी और उसके कुत्ते की कोई फोटो थी ही नहीं, जैसे उसका कुत्ता गायब हो चुका था। और अब हमें पता चलता है नैरेटर के माध्यम से कि इस कहानी में हो क्या रहा है। दोस्तों, यह ट्विलाइट जोन है, तो इसमें हर कहानी का एक नैरेटर होता है जो हमें ऑडियंस के ईज के लिए समझाने की कोशिश करता है कि कहानी में चल क्या रहा है। और इस कहानी के नैरेटर हैं जॉर्डन पीले, जो कि खुद बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। तो जॉर्डन पीले हमें बताते हैं कि समीर ने शोहरत के बदले एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जो कॉन्ट्रैक्ट काफी खतरनाक था। जेसी व्हीलर वास्तव में एक कॉमेडियन था जिसने किसी डेविल के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपनी रियल लाइफ के बारे में कॉमेडी करेगा, लेकिन रियल लाइफ के जिस भी इंसान के बारे में वो कॉमेडी करेगा वो इंसान रियलिटी से हट जाएगा, उसका वजूद ही मिट जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे समीर ने आज अपने कुत्ते की बात की और कुत्ते का वजूद ही मिट गया, इवन लोगों की मेमोरी से और रियलिटी से भी। तो समीर को एक ऐसी ब्लेसिंग मिली थी जिससे उसे खूब सारी हंसी मिलने वाली थी, लेकिन उसे मिलने वाला था जिंदगी भर के लिए अकेलापन, क्योंकि जिस भी इंसान का वो नाम लेगा वो इंसान गायब हो जाने वाला है। और मे भी शायद यही चीज हुई होगी जेसी व्हीलर के साथ में, जिसने अपने करियर के पीक में पहुंचा लेकिन अकेलेपन में फिर खुद को खत्म कर लिया। और अब जिस श्राप के बदौलत उसने शोहरत पाई थी वो अब सारे कॉमेडियन को बांटते फिर रहा है, और उसका पहला शिकार था समीर। समीर को इतनी शोहरत मिल गई थी कि आज के शो में वो अपने भतीजे को लेकर जाता है। उसका भतीजा डेविन भी समीर की तरह स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनना चाहता था, पर शायद समीर से अच्छे करियर की उम्मीद रख रहा था। ऐसे में समीर जब फिर से अपना सेट स्टार्ट करता है और फिर से अमेरिका के सोशल पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर कॉमेडी करता है, लोगों का अटेंशन उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। और लोगों का तो छोड़ो, उसके खुद के भतीजा भी मोबाइल चलाने में बिजी था, उसका भी समीर की कॉमेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे में स्टेज में खड़े होकर समीर अपने ही भतीजे के ऊपर मजाक करने लगता है, जिस पर लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे, इवन उसका भतीजा भी हंस रहा था। उसका एक्ट जैसे ही खत्म होता है, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट में जब उसकी नजर जाती है कि उसका भतीजा कहाँ गया, तो वो गायब हो चुका था। समीर घबराए घबराए आसपास अपने दोस्तों सभी से अपने भतीजे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कोई जानता ही नहीं था कि समीर का कोई भतीजा भी था। इस पॉइंट तक समीर अनजान था कि उसके पास एक आशीर्वाद और एक श्राप दोनों आ चुका है। समीर अनजान होकर डेविन को हर जगह खोज रहा था,
आखिर उसका भतीजा अचानक से गया कहाँ? वो भागते भागते घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ अपने प्रोफेसर के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम बिता रही थी। लेकिन समीर को तो उसने कहा था कि आज शाम को वो शॉपिंग जाने वाली है। तो क्या समीर के अब्सेंस में वो हमेशा इस प्रोफेसर के साथ बैठकर ड्रिंक्स करती है? समीर को अपने वाइफ का बिहेवियर देखकर काफी बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ से पूछता भी है कि उनका भतीजा कहाँ गया, लेकिन उसकी वाइफ इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो समीर को कहती है कि समीर, अगर ये कोई मजाक है तो मुझे ये मजाक पसंद नहीं, क्योंकि मेरी बहन को कभी बच्चा हो ही नहीं सकता था। अगर उसका कोई बच्चा ही नहीं है तो भतीजा भी कहाँ से पैदा हो जाएगा? समीर इस बात से काफी हैरान हो जाता है। वो घर की फोटोज भी देखता है, जिन फोटो में उसे डेविन नजर ही नहीं आ रहा था, यानी डेविन का अस्तित्व गायब हो चुका था। इस चीज को देखकर समीर काफी ज्यादा घबरा जाता है और समीर के साथ उसकी वाइफ भी घबराती है और उसकी वाइफ का प्रोफेसर। लेकिन उसके वाइफ के प्रोफेसर का उसकी पर्सनल लाइफ में इस तरीके से दखल अंदाजी समीर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसे लगने लगा था कि उसकी वाइफ का और इस प्रोफेसर का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिस बात को वो अपनी वाइफ से पूछता भी है, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। और इस पॉइंट तक समीर समझ चुका था कि वो जिनके बारे में बात कर रहा है वो इंसान गायब हो जा रहे हैं। तो उसे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगले दिन जब वो जाता है स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, तो वो जो दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन था जो हमेशा समीर का मजाक उड़ाता था, वो उसके बारे में कॉमेडी करना शुरू कर देता है, जिस बात से वंस अगेन सभी लोग खूब हंसते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दूसरा कॉमेडियन गायब हो चुका था। समीर को काफी अच्छा लग रहा था कि लगे हाथ शोहरत भी मिल रही है और उसने अपने दुश्मन को भी खत्म कर दिया। लोग नाम भी भूल चुके थे कि वैसा कोई कॉमेडियन यहाँ था, और यहाँ पर समीर की शोहरत बढ़ती जा रही थी। फॉलोअर्स पे फॉलोअर्स, सेल्फीज, इंस्टाग्राम, फोटोग्राफ, सब कुछ उसे मिल रहे थे। अब समीर को अपनी शोहरत का राज पता चल गया था। उसने सोच लिया कि वो अपने दुश्मनों के ऊपर ही कॉमेडी करेगा। तो वो स्कूल के दुश्मन, वो सभी लोग जिसने उसे बुली किया, कॉलेज टाइम में जिन लोगों ने उसे इग्नोर किया, उन सभी लोगों की डायरी में लिस्ट बनाता है। लैपटॉप्स में उनकी प्रोफाइल देखता है कि उनकी लाइफ आज की डेट में कितनी लेविशिंग हो गई है। तो अपने बदले, जलन और अपने करियर के फेलियर का सारा गुस्सा वो अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में निकाल देता है। और बदले में इन लोगों के गायब होने से समीर को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। अब तो जैसे समीर के शोज खचाखच फुल होने लगे थे। समीर की शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे रोकने वाला कोई बचा ही नहीं था। इवन उसकी वाइफ भी अब अपनी लॉ की क्लासेस खत्म होने के बाद और अपनी सारी प्रैक्टिस कर लेने के बाद समीर से मिलने आती थी, उसके शोज को एंजॉय करती थी। वो समीर की सक्सेस से काफी ज्यादा खुश थी, समीर की इस नई पर्सनालिटी से काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका था जब समीर के पास कोई दुश्मन बचा ही नहीं था। सभी लोगों जिनसे उसे जलन थी या नफरत थी, उन सब के बारे में कॉमेडी कर कर के वो फाइनली परेशान हो चुका था। अब ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं था जिसके बारे में वो बात कर चुके। वो अपनी वाइफ से जानना चाहता था कि तुम अपने किसी दुश्मन या दोस्त के बारे में मुझे बताओ जिनके बारे में मैं कुछ कॉमेडी कर सकूं। लेकिन वाइफ नहीं चाहती थी कि समीर सरेआम स्टेज पे खड़े होकर उसके किसी पर्सनल बातों को लेकर मजाक उड़ाए। तो वो साफ तौर पर समीर को नाम बताने से मना कर देती है। समीर को उसके प्रोफेसर से भी जलन थी, क्योंकि समीर को लगता था कि उसकी वाइफ और उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो वो उसके प्रोफेसर के बारे में भी पूछने लगता है। पर बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि समीर की वाइफ ऑफेंड हो जाती है। वो बार बार कहने लगती है कि वो सिर्फ उसका मेंटर है, वो लॉ स्टूडेंट है, तो वो अपने प्रोफेसर के साथ ही प्रैक्टिस कर रही है, जिससे उसका करियर काफी अच्छा चल रहा है और आगे उसे बहुत अच्छे केसेस भी मिल सकते हैं। लेकिन समीर अपने करियर के नशे में इतना ज्यादा व्यस्त था कि वो अपनी वाइफ की तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो समझ ही नहीं पाता कि उन दोनों का सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन है, ना कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर वाइफ अपने काम को चली जाती है और समीर आज मोटिवेशनलेस था। उसके पास कोई भी ऐसा नाम नहीं था जिसका मजाक उड़ाकर वो आज अपनी कॉमेडी कर सके। कि तभी बस में उसकी नजर जाती है एक आदमी पर। वो आदमी के पूरे शरीर पर टैटू था और दिखने पे वो कोई क्रिमिनल के जैसा दिख रहा था। तो समीर अब इसी आदमी के ऊपर अपनी आज की कॉमेडी करता है।
लेकिन आज लोगों को उसकी कॉमेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि ये समीर की लाइफ का कोई कैरेक्टर नहीं था। ये समीर से जुड़ा हुआ कोई इंसान नहीं था। ऐसे में सब अपने फोन को स्क्रॉल करने में बिजी हो जाते हैं और समीर की वाइफ भी अपने फोन को स्क्रॉल करने लगती है। समीर का मन शक और गुस्से से ऑलरेडी भरा हुआ था, तो उसे लगता है कि हो ना हो उसकी वाइफ अपने प्रोफेसर से ही बात कर रही है। और समीर के दिमाग के शक का कीड़ा उसे उकसा देता है कि आज अपने एक्ट में वो उस प्रोफेसर का नाम ले। तो बस फिर क्या था, समीर अपनी वाइफ और उस प्रोफेसर के साथ उसके रिश्ते का मजाक उड़ाने लगता है, जिसका अंजाम ये होता है कि अब वो प्रोफेसर रियलिटी से हट चुका था। अगले ही पल वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, क्योंकि उसके आज का एक्ट भी कितना सक्सेसफुल था। लेकिन उसकी वाइफ हमेशा की तरह उससे प्यार से बात नहीं करती। इनफैक्ट वो समीर से काफी रूडली बात करती है और ये भी कहती है उसके पास समीर के जितना अच्छा करियर नहीं है, तो वो जा रही है अपनी जॉब करने। लेकिन इतनी रात को उसकी वाइफ कहाँ जॉब करने वाली थी? उसकी वाइफ तो हमेशा शाम को काम से वापस आ जाती थी। उसी के साथ में उसकी वाइफ के कपड़े काफी पुराने और आउट फैशन थे, जबकि उसकी वाइफ बहुत अमीर थी और हाई फैशन कपड़े पहनती थी। तो समीर अपनी वाइफ का पीछा करता है। पता चलता है कि उसकी वाइफ एक साधारण वेट्रेस है, ना कि कोई लॉयर है। समीर को समझ में आ जाता है कि उसने जलन में आज प्रोफेसर का नाम ले लिया, और प्रोफेसर का नाम लेने के चक्कर में वो प्रोफेसर रियलिटी से हट चुका है। यानी ना उसकी वाइफ का कोई लॉ करियर है, ना वो अमीर है। इवन अब रियलिटी इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि समीर की वाइफ समीर से नफरत करती है, क्योंकि समीर की वाइफ अब एक साधारण वेट्रेस हो गई है और समीर एक सक्सेसफुल कॉमेडियन। ऐसे में उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं और बात यहाँ तक आ चुकी है कि उन दोनों का तलाक हो चुका है। समीर इस नई रियलिटी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपनी वाइफ को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास एक वरदान है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन उसकी वाइफ फेड अप हो चुकी थी, पर किस बात से फेड अप थी, ना ये एज अ व्यूअर हमें समझ में आता है, ना समीर को, क्योंकि रियलिटी अब बदल चुकी थी और अब तक जो चीजें सही होती आई थी, अब वो चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई थी। समीर के पास वैसे भी कोई मोटिवेशन बचा नहीं था, तो ऐसे में अब वो अपने ऑडियंस का ही मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे एक एक ऑडियंस रियलिटी से गायब होते जा रहे थे। वो ऑडियंस जो उसके फैंस हुआ करते थे वो भी, और वो ऑडियंस जो उसका मजाक उड़ाया करते थे वो भी। समीर की शोहरत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड डीडी की शोहरत को भी पीछे करते जा रहा था। तो एक बार की बात है, एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर एक नई सीरीज बनाने वाला था, जिसमें उसे एक फ्रेश कॉमेडियन की तलाश थी। ऐसे में वो आज इस क्लब में आने वाला था ताकि वो समीर की परफॉर्मेंस को देख सके, और समीर के अलावा उसे डीडी की परफॉर्मेंस को भी देखनी थी। यानी उस डायरेक्टर की सीधी नजर डीडी और समीर पर थी, जिन दोनों में से किसी एक को ही वो शो में सिलेक्ट करने वाला था। और जैसा कि हम कहते हैं कि एक फेयर कंपटीशन किसी भी अच्छे दोस्त को भी दुश्मन बना देता है, डीडी यहाँ पर जल भून जा रही थी। वो समीर को कहती भी है कि समीर अचानक से आया और फेमस होने लगा, जबकि डीडी ने इस क्लब को बनाया था। डीडी के कॉमेडी के कारण ही लोग यहाँ पर आते थे, और डीडी के पास सच में एक पर्सनैलिटी है। डीडी के कंटेंट्स शुरू से काफी ऑर्गेनिक रहे थे। अचानक समीर आया और डीडी का करियर खाने लगा। समीर बार बार कहता है कि उसे ये शोज, ये शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन डीडी को ऐसा लग रहा था जैसे समीर भीख में उसे ये सक्सेस दे रहा है। तो डीडी समीर को ओपन चैलेंज करती है कि आज उसका शो बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद वो स्टेज पर जाती है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कि जब समीर स्टेज पर जाता है और उसका नाम अनाउंस होता है, तब भी लोग डीडी के लिए ही हूटिंग और चीयरिंग कर रहे थे, जिस चीज से समीर का ईगो काफी हर्ट हो जाता है। पहले तो वो इस कंपटीशन में परफॉर्म नहीं करने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वो स्टेज पर खड़ा हुआ है और लोग अभी भी डीडी के लिए तालियां और सीटियां बजा रहे हैं, तो वो आज वो करता है जो एक दोस्त को नहीं करना चाहिए। वो डीडी के ऊपर मजाक उड़ाना शुरू करता है और अगले ही पल डीडी गायब हो चुकी थी। वैसी कोई इंसान बची ही नहीं थी जो अब समीर की दोस्त हो, और समीर को हर वो चीज मिलती है जो वो चाहिए। एक नया शो,
फुल स्टेज स्टैंड अप कॉमेडी, बहुत सारी ऑडियंस, लेकिन किस कीमत पर? समीर अब अल्कोहलिक हो चुका था। वो इतना मदहोश हो चुका था कि वो अपने डेंटिस्ट, अपने पड़ोसी, अपने किराएदार, अपने मकान मालिक सबकी बुराइयां करने लगता है। हर उस इंसान की जिसका नाम वो जानता था, जिसका चेहरा वो पहचानता था, अब धीरे धीरे गायब होते जा रहा था। तो एक शाम को जब समीर अपना एक्ट कर रहा था और ऑडियंस हंसी के मारे पागल हो रही थी, अचानक वहां पर समीर की वाइफ आ जाती है। वो ऑलरेडी समीर से बहुत नफरत करने लगी थी, तो ऐसे में वो समीर की उस डायरी को लेकर आई थी जिसमें समीर ने अपने सारे एक्ट्स लिखे थे। रियलिटी बदल गई थी, तो ऑब्वियसली समीर की वाइफ ये नहीं जानती थी कि जिन लोगों का नाम इस डायरी में लिखा है वो कौन है, लेकिन वो ये जानती थी कि जिसका भी नाम समीर ने लिखा है उसकी सिर्फ बुराइयां ही स्टेज पर की हैं, कि वो इंसान कैसा दिखता था, किन किन चीजों में फेल किया और समीर को उसकी किस किस चीजों से नफरत थी। तो ऐसे में वो समीर को कॉल आउट करती है पूरी ऑडियंस के सामने कि वो एक नार्सिसिस्ट है, वो एक जलनखोर आदमी है, उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है और उसने अपना जो करियर बनाया है वो सिर्फ दूसरों की बुराई करके बनाया है। तो ऐसे में अगर हिम्मत है तो वो सबके सामने अपनी वाइफ की बात करके बताए, क्योंकि अब तो उनका डाइवोर्स हो चुका है ना। तो वो ऑडियंस के सामने उसकी वाइफ के बारे में जो बताना है बताए। समीर एक अजीब दोराहे पे खड़ा था। आज अगर वो अपने एक्ट के लिए और लोगों को खुश करने के लिए अपनी वाइफ के ऊपर मजाक उड़ाया तो उसकी वाइफ भी रियलिटी से मिट जाएगी। इकलौती इंसान जिससे वो प्यार करता है वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। तो ऐसे में समीर आज स्टेज पर खड़े होकर अपनी ही बुराई करता है। अपने बारे में वो सब चीजें जो सिर्फ वो जानता था वो लोगों के सामने कहना शुरू करता है। उसके फेस पर आज दर्द था, लेकिन ऑडियंस को तमाशा देखने में काफी मजा आ रहा था। वो इतना ज्यादा हंस रहे थे कि हंसते हंसते अपनी सीट तक से गिर जा रहे थे और अगले ही पल समीर स्टेज से गायब हो चुका था। यानी फाइनली उसकी शोहरत उसके खुद का अंत बन गई। हम अगले ही सीन में देख पाते हैं कि जैसे ही समीर एंड होता है वो सभी इंसान जो गायब हो गए थे वो रियलिटी में वापस आ गए हैं, जैसे कि समीर का भतीजा डीडी। और ऑब्वियसली क्योंकि अब समीर नहीं रहा है तो वो शो, जिस शो को पहले समीर होस्ट करता था, वो शो अब डीडी का हो गया है। डीडी इतनी ज्यादा मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हो गई है कि लोग उससे बात करने के लिए और उसे देखने के लिए तरसते हैं। समीर की वाइफ भूल चुकी है कि उसका समीर नाम का कोई हस्बैंड था। वो अपने भतीजे को लेकर और डीडी से बातचीत करते हुए बाहर निकलती है और अब डीडी भी शोहरत की कामयाबी चढ़ना चाहती थी। और ऐसे ही वक्त में क्लब में उससे मिलने आती है जेसी विलर की आत्मा और वो डीडी से भी एक ही सवाल करती है कि क्या वो शोहरत पाना चाहती है, जिसका ऑब्वियसली डीडी हाँ में जवाब देती है। यानी दोस्तों अब कहानी रिवॉल्व करेगी डीडी के सामने, और जैसे समीर ने शोहरत के नशे में सब खो दिया था, शायद अब डीडी की बारी थी। इस तरीके से द कॉमेडियन नाम की ये एंथोलॉजी सीरीज खत्म होती है। और इससे हमें सीख क्या मिली? पहली सीख ये मिलती है कि आपको अपने लिए अवेयर होना चाहिए। नो डाउट आप किसी करियर को चाहते हैं, बट सम टाइम आप उस करियर को दिलो जान से चाहने के बाद वो कोशिशें नहीं कर रहे होते हैं जो कोशिशें आपको करनी चाहिए थी। ठीक वैसे ही जैसे समीर एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन वो कभी इस बात को नहीं मानता था कि उसकी कॉमेडी में एरर है। उसे रेलेवेंट होने के लिए वो चीजें करनी है जो सब लोग कर रहे थे। इसी के साथ में समीर इतना नार्सिसिस्ट था कि जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपने नोट्स तक दे रही थी, इतनी सेल्फलेस थी, तो भी समीर उससे सीखने को राजी नहीं था कि कैसे वो अपनी कॉमेडी को इम्प्रूव कर सकता है। मे भी किसी डेविल ने आकर जेसी मिलर से भी यही कॉन्ट्रैक्ट किया था और जेसी मिलर भी कॉमेडी करते करते शोहरत की पूरी ऊंचाइयों तक चला गया, लेकिन लास्ट में खत्म हो गया। कुछ ऐसा ही एंड मिला समीर को। वो शोहरत की पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन लास्ट में अंजाम क्या हुआ, उसे खत्म होना पड़ा। समीर लोगों की बुराई करके खुश होते जा रहा था, पर वो लोग रियलिटी से दूर होते जा रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो वो इंसान आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाता है, आप उससे फिर से दोस्ती नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये एंथोलॉजी सीरीज द कॉमेडियन एंड होती है। अगर आपको पसंद आई है तो हम इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आएंगे। एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ये हमारा छोटा सा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना चाह रहा है। सो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें कंटिन्यू करने का मोटिवेशन देगा।